Hello friends, welcome back. This is Sushant and welcome to my channel Tech with Sushant. So as I said in my last video कि मैं आपको लिनक्स मशीन में आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना बताऊंगा। तो आज हम वही करेंगे बट बिफोर दैट आई एम कंसीडरिंग दैट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू शुड नो बिफोर आईपी कॉन्फ़िगरेशन। बिफोर मूविंग लेट मी लॉग इन टू माय मशीन एंड लेट मी स्टार्ट दिस वे। आई टोल्ड यू कि लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का कुछ काम होता है, जैसे कि आपके जो विंडोज़ मशीन से में जो लोग आप लोग काम कर रहे होंगे उनको सबको पता होगा कि हर सी ड्राइव में क्या काम होता है, डी ड्राइव में क्या काम होता है। आई मीन डी और ई ड्राइव तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर लेते हो, वहाँ पे सी ड्राइव एक होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर या ओएस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आपके पास ओएस के लिए सिर्फ एक डायरेक्टरी है जो कि स्लैश बूट है, ठीक है। उसके अलावा हर एक डायरेक्टरी का अलग अलग काम है। जैसे यहाँ पे आप कई सारी डायरेक्टरी देख रहे हो, मैं ऑलरेडी स्लैश के अंदर हूँ और स्लैश के अंदर जैसे ही मैंने लॉन्ग लिस्टिंग करी तो मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे बूट है, डेव है, ईटीसी है, होम है। तो सारी डायरेक्टरीज़ के अपने अपने अलग अलग काम हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, क्यों वो यूज़ होती हैं, तो वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज चूँकि मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, तो before I configure anything, let me tell you that any configuration which you do in Linux, आप जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो स्लैश ई के अंदर होती है, राइट। जब भी हम कहेंगे कि हमें लिनक्स में कुछ कॉन्फ़िगर करना है वो स्लैश ई के अंदर होंगे। और मोस्ट ऑफ ऑल जब भी आप लिनक्स में कोई कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ऑल कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टोर्ड इन अ फाइल। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइल में जाके कॉन्फ़िगर होती है, ठीक है। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं ना, वो कॉन्फ़िगर कैसे होती हैं, क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। बट बिफोर कॉन्फ़िगरिंग एनीथिंग आई वुड टेल यू सम फाइल ऑपरेशंस कि आप फाइल कैसे बनाते हो और फाइल में कोई चीज़ लिखते कैसे हो, हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू डिलीट। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट। अगर आप फाइल बनाना ही नहीं जानते, फाइल में लिखना ही नहीं जानते, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में होते हैं। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिनक्स के अंदर करनी है तो वो किसी फाइल में होता है। सो अनटिल अनलेस यू डोंट नो दैट हाउ टू एडिट द फाइल, हाउ टू राइट समथिंग इन अ फाइल, यू वोंट बी एबल टू मेक इट। सो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम लिनक्स में फ़ाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको ब्लैंक फाइल बनाना है तो उसकी कमांड होती है टच, ठीक है। टच के बाद आप एक फ़ाइल नेम दे देते हो। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल नेम दे रहा हूँ, फाइल वन। जैसे ही आप ये करते हो आपकी एक फ़ाइल, लेट मी गो इनटू माय होम डायरेक्टरी एंड देन लेट मी डू इट, कि वहाँ पे बन गई होगी। बट आई हैव यहाँ पे मैंने स्लैश के अंदर बनाई थी, यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई है। अगर आप देखो फाइल वन के नाम से एक फ़ाइल बन गई है, बट यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज़ हैं। तो आई डोंट वांट टू डू इट हियर, लेट मी गो इनटू माय होम डायरेक्टरी एंड देन आई विल डू इट हियर, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया टच फाइल वन। अब यहाँ पे एक फ़ाइल बन चुकी है, एक फ़ाइल ऑलरेडी वहाँ पे बनी हुई थी। वो डिफ़ॉल्ट फ़ाइल है, वो होम डायरेक्टरी की कुछ नेसेसरी फाइल्स में से एक है। उसको हमें ध्यान नहीं देना। जो अभी फ़ाइल मैंने बनाई है उसका नाम है फाइल वन और वो यहाँ पे बनी हुई है। अब फाइल वन बनी हुई है लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, उसको देखने के लिए हमें फ़ाइल को ओपन करना पड़ेगा, राइट। बट जैसा कि मैंने आपको कहा टच से ब्लैंक फाइल बनती है, तो ये ब्लैंक फाइल ही होगी। बट हम फाइल को ओपन करके कैसे वेरीफाई करते हैं कि उसके अंदर कुछ लिखा है, उसका कमांड होता है कैट, कैट स्पेस फाइल वन। अब आपने जैसे ही एग्जीक्यूट की कमांड, आपके पास अगली लाइन में फिर से प्रॉम्प्ट होने लग गया कमांड के लिए कि मतलब इट इज़ आस्किंग यू टू इनपुट सम कमांड। दैट मीन्स फाइल के अंदर भी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर फाइल के अंदर कुछ होता तो फाइल का कंटेंट पहले बाहर आता एंड देन दिस प्रॉम्प्ट विच इज़ ब्लिंकिंग वुड हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू कि अब आप कोई भी कमांड डाल सकते हो। सो इट्स क्लियर दैट अभी हमारी फाइल ब्लैंक है। अब अगर हमें फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो उसकी कमांड होती है कैट, उसके बाद ये वाला साइन जो ग्रेटर देन का साइन होता है हम वो लिखेंगे। उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद जो भी कंटेंट हमें इसमें टाइप करना है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ दिस इज़ टेस्ट फाइल, ओके। एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल जी करना है, आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब कैसे वेरीफाई करोगे आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है,
वही कमांड कैट स्पेस फाइल वन, जो कि आपको दिखाएगी कि फाइल के अंदर क्या कंटेंट है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, आई कैन सी दैट इट इज सेइंग दिस इज अ टेस्ट फाइल। नाउ व्हाट इफ आई हैव टू अपडेट द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। अपडेट एज एन, जब आप कोई चीज़ अपडेट करते हो तो क्या होता है, पुरानी चीज़ें रिमूव होती हैं और नई चीज़ उसमें जुड़ जाती है। तो जैसे ही मैं अपडेट वाली कमांड चलाऊंगा तो क्या होगा, ये लाइन इसमें से मिट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, एंड द न्यू लाइन विच आई एम टाइपिंग विल बी एडेड टू दिस फाइल। So how would you add, how would you update? You will use uh, you will use similar command, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नो आई एम सॉरी, कुछ भी चेंज नहीं होगा बिकॉज यू आर अपडेटिंग दी फाइल। आपको वही करना है, कैट स्पेस फाइल वन। इस कमांड में जब भी कुछ आपको अपडेट करना है तो इस कमांड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। मतलब कि जैसे आप कैट और ये ग्रेटर देन वाला साइन लगाकर फाइल वन लिखते हो, तो आप जो भी कुछ लिखोगे वो फाइल में सेव हो जाएगा, रिमूविंग द एग्जिस्टिंग थिंग ऑन द फाइल। अगर फाइल में ऑलरेडी कुछ है तो वो रिमूव हो जाएगा और उसमें नया लाइन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ दिस इज़ लाइन वन, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं फिर से एक बार कैट स्पेस फाइल वन करता हूँ। तो आप देखो जो पुराना कंटेंट मैंने इस पर लिखा हुआ था, दैट हैज़ गॉट रिमूव्ड एंड द न्यू लाइन हैज़ बीन एडेड विच आई हैव जस्ट नाउ रिटन, दिस इज़ लाइन वन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपको ये बात समझ में आई कि जब भी कैट स्पेस ग्रेटर दैन एंड देन फाइल नेम आप देते हो, तो अगर वो फाइल ब्लैंक है तो उसमें कुछ राइट हो जाता है, अगर वो फाइल में ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है तो वो सब कुछ रिमूव करके आप जो भी कंटेंट उसमें सेव करोगे वो उसमें सेव हो जाएगा। नाउ अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं हर बार फाइल में मुझे कोई नई चीज़ ही लिखनी होगी या मुझे सिर्फ फाइल को अपडेट करना होगा। कई बार ऐसा होगा कि फ़ाइल में जो कुछ लिखा हुआ है मुझे उसी में अपडेट करना होगा, है ना। तो मुझे अगर आई एम सॉरी, मुझे अपडेट नहीं करना होगा, मुझे अमेंड करना होगा। अमेंड, देर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अमेंड, राइट। अगर आपको कोई चीज़ अमेंड करनी है, दैट मीन्स आपको एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ और एंट्रीज ऐड करनी है। तो उसके लिए जो कमांड होती है उसमें हम दो बार ये साइन लगा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज लाइन टू, जो भी कुछ आप जितना भी लंबा कंटेंट लिखना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ के लिए भी अप्लाई होती है, ऊपर भी आप जितनी भी लाइन लिखोगे उतनी लाइन इसमें सेव होगी। ठीक है, बस फ़र्क इतना सा होगा, वहाँ पे अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे अमेंड हो जाएगी, यानी कि एग्जिस्टिंग फाइल में ये दो लाइनें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, मैंने कंट्रोल सी कर दिया और उसके बाद जब मैंने कैट फाइल वन किया तो आई कैन सी दैट दोज थ्री लाइन्स अगेन हैव गॉट एडेड। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि भाई कोई भी फाइल है, हम बहुत सारी फाइल्स पे ऑलरेडी काम करते हैं। व्हेन वी वर्क ऑन विंडोज़, वी वर्क ऑन एनीथिंग, हम बहुत सारी फाइल्स पे काम करते हैं। उस समय क्या होता है कि हमें या तो फाइल, जैसा कि मैंने अभी बोला कि या तो हमें फ़ाइल में कुछ लिखना होता है, या तो फाइल अपडेट करनी होती है, या तो अमेंड करनी होती है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमें कई बार फाइल के बीच में भी जा कर के उनका कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। तब उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब लाइनक्स में एडिटर कई सारे होते हैं, जिनमें से जनरली विम यूज़ होता है। ठीक है, विम यूज़ होता है। वैसे तो एडिटर्स कई होते हैं, विम होते हैं, वी होता है, जी एडिट होता है, एंड देन आपका नैनो होता है। बट मोस्टली पीपल यूज़ टू यूज़ वी, विम एंड नैनो, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। मैं विम के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं ज़्यादातर विम पे काम करता हूँ, एंड मोस्टली प्रोडक्शन में लोग विम के साथ काम करते हैं, तो आई वुड यूज़ विम हियर। अभी मेरे मशीन पर विम नहीं है तो मैं विम इंस्टॉल कर लूँगा। किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने की कमांड होती है yum install, and after that the utility which you want to install. अभी मेरे पे विम इंस्टॉल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, सॉरी गाइस, आई फॉरगॉट दैट। तो अभी के लिए मैं वी यूज़ करूँगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक एडिटर लाइनक्स के अंदर होता है। तो मैं अभी के लिए वी यूज़ करूँगा। इन केस जब हमारी मशीन में IP कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है आगे चल करके, और उसके बाद जब उसमें इंटरनेट चलने लगेगा, तो आई विल कम ऑन टू द इंस्टॉलेशन पार्ट कि आप कोई चीज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए
मैं उसी फाइल 1 में जाऊँगा, देखिए वी के साथ मैं इसमें आ गया। अब मुझे फाइल में ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, अब मैं कहीं पर भी कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। पर ये बात आपको ध्यान देनी है, फाइल के अगर जस्ट नीचे आप देखो तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम दिखाई दे रहा है, राइट। आपको अगर फाइल में कुछ एडिट करना है और फाइल का नाम दिखाई दे रहा है तो मतलब फाइल एस्केप मोड पे है। वी और विम एडिटर दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं। बट ये दोनों विम और वी एडिटर दोनों सेम है और इनमें काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब वी और विम एडिटर दोनों दो मोड पे चलते हैं, एक एस्केप मोड एक इंसर्ट मोड, और भी सारे मोड्स होते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लो कि दो मोड्स होते हैं, एक एस्केप मोड और एक आपका इंसर्ट मोड। अभी जो फाइल है, जब भी आप किसी फाइल में एंटर करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एस्केप मोड में होती है। आपको उसमें कुछ राइट करने के लिए या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको इंसर्ट मोड पे जाना पड़ता है, जिसके लिए हम आई प्रेस करते हैं। ध्यान देना, जैसे ही मैं आई प्रेस करूँगा नीचे इंसर्ट मोड में दिखाई देने लगेगा फाइल के अंदर। मैंने आई प्रेस किया और नीचे इंसर्ट लिख के आ गया, मतलब नाउ यू कैन राइट एनीथिंग, द फाइल इज़ रेडी टू बी रिटन, ओके। तो अब जैसे ही मैंने एंटर किया मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे अगर लाइन के बीच में कुछ लिखना है तो मैं सिंपली बीच में कहीं पर भी आकर के एंटर प्रेस करूँगा एंड आई विल से दैट दिस इज़ लाइन 2.5, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट, ओके। और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे आप फाइल के सबसे ऊपर जा कर के और उसके बाद क्या सपोज़ करो कि मुझे कुछ लाइनें हैं जो मुझे कॉपी करनी है, ठीक है, या आई वुड से दैट हाँ मुझे एक लाइन कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ पे जहाँ से भी जो भी लाइन कॉपी करनी है, लेट्स से कि मुझे ये चौथी लाइन कॉपी करनी है, तो मुझे सिर्फ ये एक लाइन कॉपी करनी है, तो मैं लाइन के स्टार्टिंग में जाऊँगा और मैं वापस से एस्केप मोड में आ जाऊँगा। एस्केप मोड में आने के लिए जो ESC बटन होता है वो मैंने प्रेस किया हुआ है, मैं एस्केप मोड में आ गया हूँ। और उसके बाद मैंने इस एक लाइन को कॉपी करना है। जब भी हमें किसी एक लाइन को कॉपी करना होता है हम प्रेस करते हैं वाई की को हम 2 बार प्रेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको जहाँ भी हमें पेस्ट करना होता है हम इंसर्ट मोड से नीचे आ जाते हैं, या जहाँ भी हमें पेस्ट करना होता है वहाँ आ जाते हैं, वापस एस्केप मोड में जाते हैं और पी प्रेस कर देते हैं। गाइस इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा टू अंडरस्टैंड कॉपी पेस्ट फंक्शन। आई एम श्योर मैंने थोड़ा सा जल्दी बताया है ये, बट आप जैसे इसको 1-2 बार देखोगे आपको समझ में आएगा। आपको किसी भी लाइन को कॉपी करना है, अगर एक लाइन कॉपी करनी है तो आपको एस्केप मोड में रहते हुए वाई प्रेस करना है, एंड देन जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहीं पे आपको एस्केप मोड में रहते हुए पी प्रेस कर देना है, वो लाइन प्रेस हो जाएगी। What if I have to copy 3 lines all together, I mean 3 lines together, तो ये लाइन 0, लाइन 1 एंड लाइन 2 मुझे ये 3 कॉपी करनी है, तब मुझे सबसे पहली लाइन पे जाना है, जहाँ से मुझे कॉपी करना है उस लाइन पे मुझे रहना है, अपना कर्सर वहाँ रखना है, एंड उसके बाद मुझे एस्केप प्रेस करके 3 प्रेस कर देना है, नंबर 3 एंड वाई, ठीक है। नंबर 3 प्रेस करके वाई प्रेस करा, जैसे ही मैंने ये किया नीचे मेरे पास ये मैसेज आ गया 3 लाइन्स yanked, ओके। यहाँ लिनक्स में हम कॉपी होने को yanked कहते हैं, yank, ठीक है। तो अब मुझे जहाँ भी प्रेस करनी है मुझे जहाँ भी पेस्ट करनी है मैं वहाँ पे नीचे आऊँगा और उसके बाद मैं पी प्रेस कर दूँगा। जैसे ही मैं पी प्रेस करूँगा वो 3 लाइनें मेरे सामने पेस्ट हो जाएंगी। सो जितने भी टाइम आपको, आई मीन इवन इफ़ यू वांट टू पेस्ट इट मल्टीपल टाइम्स यू कैन डू दैट। आप जितनी बार पी पेस्ट प्रेस करोगे जहाँ जहाँ पे वो वहाँ पे लाइनें पेस्ट होती चली जाएंगी। सेम एज विंडोज़, जैसे कि आप कोई चीज़ अगर कंट्रोल-C करते हो वो क्लिपबोर्ड में रहती है आपके पास, एंड व्हेनेवर यू वांट टू पेस्ट इट, वेरेवर यू वांट टू पेस्ट इट यू कैन डू दैट, सिंपल। ये भी बिल्कुल उसी तरह। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव कैसे करते हैं किसी भी फाइल को विम या वी एडिटर में? हमें एस्केप मोड में जाना है वापस से। अगर हम इंसर्ट मोड पे हैं, अभी मैं ऑलरेडी एस्केप मोड पे हूँ, तो मुझे बस यहाँ पे बैठे बैठे शिफ्ट कॉलम दबाना है, उसके बाद W लिखना है। W का मतलब होता है राइट मतलब सेव, और Q का मतलब होता है क्विट, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पहले राइट करो जो भी मैंने लिखा है एंड देन क्विट इट। तो मैंने एंटर कर दिया, उसके बाद में फिर से मैंने फाइल 1 खोल के देखी तो जो मैंने कंटेंट लिखा था सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कुछ और शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स आप और सीख सकते हो, मैं और शॉर्टकट्स आपको अगली वीडियोस में देता रहूँगा। अभी के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि अगर आपको
किसी फाइल की लास्ट लाइन में कुछ लिखना है, अब लास्ट लाइन में कोई फाइल 2000 लाइन्स की हो सकती है, सो इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू गाइज टू कम ऑन टू दैट लास्ट लाइन, क्योंकि 2000 लाइनों की वो फाइल है। इट विल नॉट बी दैट ईजी कि आप ऐसे नीचे आओ, अभी तो ये छोटी फाइल है तो आई कैन डू दैट, बट जो वैसी फाइल होगी उसमें आप नहीं आ पाओगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाली लाइन पे रहते हुए ही आपको शिफ्ट जी दबाना है, आप लास्ट लाइन पे आ जाओगे। अब ये लास्ट लाइन की अगली लाइन पे आपको लिखना है, तो आप ओ प्रेस कर दो, आप अपने आप उसकी अगली लाइन पे चले जाओगे और इंसर्ट मोड में भी आ जाओगे। अब वहाँ पे आप जो चाहो वो लिखो, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ द फाइल, ठीक है। सो दीज आर फ्यू आई मीन शॉर्टकट्स जो मैं बताते रहूँगा बीच में, हम जब ऑपरेशंस करेंगे, जब हम काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब हम फाइल में काम करेंगे। आगे मैं बैश पढ़ाऊँगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम फाइल में ऑपरेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अगर आपको कोई भी फाइल में एक लाइन डिलीट करनी है तो आप लाइन के उसी लाइन पे चले जाइए एंड देन यू कैन प्रेस डी ट्वाइस, डी बटन को आप 2 बार प्रेस करना है स्केप मोड में रहते हुए। जैसे ही मैंने डी बटन को 2 बार प्रेस किया वो लाइन डिलीट हो गई। सो दीज आर फ्यू शॉर्टकट्स, विल बी टॉकिंग अबाउट दीज आई मीन इन कमिंग डेज। अभी के लिए मैं इसको सेव करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। आई होप दैट फाइल को खोलना, फाइल में राइट करना, फाइल को एडिट करना, ये अब हमें आ चुका है, ठीक है। और ये हमें ज़रूरी था बिकॉज लिनक्स के अंदर हम जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो एक फ़ाइल में होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी आईपी कॉन्फ़िगरेशन और होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन पे, जिस पर्टिकुलर एजेंडा के लिए मैंने बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करूँगा। तो लेट्स कम ऑन टू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं होस्ट नेम चेंज करूँगा, ठीक है। होस्ट नेम चेंज करने के लिए एक कमांड होती है, लिनक्स में सब कुछ कमांड बेस्ड है। यू हैव टू राइट द कमांड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कमांड, मकअप द कमांड, और अगर आप उसका लॉजिक समझ सकते हो तो दैट इज़ वेल इनफ। जो भी जैसे भी आप कर सको, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो लिनक्स में सब कुछ या तो कमांड बेस्ड है या तो फाइल बेस्ड है। या तो आपको कमांड याद होनी चाहिए या तो फाइल याद होनी चाहिए, जहाँ पे जाके आप वो फाइल में कॉन्फ़िगरेशन कर सको और आपको कमांड नहीं चलानी पड़े। तो होस्ट नेम चेंज करने की कमांड होती है होस्ट नेम स्पेस सेट हाइफन होस्ट नेम स्पेस जो भी आप होस्ट का नाम देना चाहते हो। अभी के लिए मैं देना चाहता हूँ टेक विद सुशांत। I have made some mistake. Host name. Oh, sorry. I'm so sorry. I have given wrong command actually. This is not host name. This is host name CTL. Okay. As soon as you do it, you will be able to see that your host name has been changed. Not like this. आपको अगर देखना है आपका होस्ट नेम क्या है, तो होस्ट नेम आप टाइप करो और एंटर करो, यू विल बी एबल टू सी कि आपका होस्ट नेम ये है। अभी तो वो लोकल होस्ट के नाम से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है जब आप होस्ट में लॉगिन होते हो, तो जो सबसे पहली चीज़ दिखती है वो होती है यूज़र। उसके बाद @ के बाद जो चीज़ होती है, जो लिखी होती है, वो होता है होस्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद जो भी साइन बना होता है या जो भी कुछ लिखा होता है वो होता है हमारा डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में हम अभी हैं, ठीक है। तो ये टिल्ट का साइन होता है होम डायरेक्टरी का, ठीक है। टिल्ट का साइन मतलब ये है कि जो भी यूज़र से मैं लॉगिन हूँ मैं उसकी होम डायरेक्टरी में हूँ। अब होम डायरेक्टरी क्या होता है? होम डायरेक्टरी वो होता है जो आप मशीन को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद जब आप कोई भी यूज़र बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक होम डायरेक्टरी भी बन जाती है। तो जब यूज़र लॉगिन होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी होम डायरेक्टरी में लैंड करता है। तो अगर टिल्ट का साइन बना हुआ है तो मतलब मैं अपनी होम डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। उसके बाद एक साइन आता है हैश का, ठीक है। हैश का मतलब होता है कि आप मतलब जो भी यूज़र इस समय लॉगिन है, अगर उस लॉगिन के बाद यहाँ पे हैश साइन बना हुआ है तो मतलब ये है कि वो एडमिन यूज़र है, एडमिन यूज़र है, ठीक है। अगर हैश का नहीं बना हुआ, डॉलर का बना हुआ है, तो मतलब कि वो एक नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। ये सब हम आगे देखेंगे, जब मैं किसी नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करूँगा तो यू विल बी एबल टू सी कि भाई ये एक नॉर्मल यूज़र है और वहाँ पे डॉलर का साइन बना हुआ है, हैश का नहीं बना हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए तो यहाँ पे होस्ट नेम लोकल होस्ट ही दिख रहा है। ये ऐसा क्यों है? जब मैंने होस्ट नेम चेंज कर दिया है तो होस्ट नेम लोकल होस्ट क्यों दिख रहा है? तो जब भी आप इसको लॉग आउट करोगे और लॉगिन करोगे, ये जो नया होस्ट नेम मैंने चेंज किया है वो इफेक्ट में आ जाएगा। देखो मैं अभी लॉग आउट करके दिखाता हूँ। लॉग आउट करने के लिए कमांड होती है लॉग आउट, या फिर आप Ctrl+D भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है।
जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, मैं बाहर आ गया, और जो पहले एक प्रॉम्प्ट आ रहा था कि लोकल होस्ट लॉगिन, जब मैंने इसके पहले लॉगिन अटेम्प्ट किया था अपनी लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे आ रहा था लोकल होस्ट लॉगिन, बट यहाँ पे अब मुझे आ रहा है टेक विद सुशांत लॉगिन, मतलब मेरा होस्ट नेम चेंज हो चुका है। अब जब मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे देखो आप होस्ट नेम भी चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज़ का, जो भी चीज़ आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो किसी ना किसी फ़ाइल में ज़रूर होती है, कॉन्फ़िगर होती है। तो इसकी भी एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। आप चाहो तो उसको hostname.ctl वाले कमांड से होस्ट नेम चेंज कर सकते हो, या फिर etc होस्ट नेम में जा सकते हो। ये फ़ाइल नेम है, ये फ़ाइल का पाथ है। आप पहले etc में जाओगे, देन होस्ट नेम नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है etc के अंदर, वेर यू विल गेट द नेम ऑफ द होस्ट नेम। अगर आप यहाँ पे चेंज कर देते हो कुछ, तो वट एवर यू डू, वट एवर यू चेंज, वो वहाँ पे भी आ जाएगा। बट वेन एवर यू डू सम चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड देन यू कम बैक, तो आपको एक रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ वाई वी प्रेफर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि अगर आप किसी फाइल में चेंजेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो इफेक्ट ले ले, तो वो ऐसे ही इफेक्ट नहीं लेती। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है मशीन को। अब रीस्टार्ट ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर ऑपरेशंस को कमांड के थ्रू परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या तो आपको उससे रिलेटेड सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, या तो फिर सर्वर को रिबूट करना पड़ेगा। तो ये हमारा होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। अब आईपी भी कॉन्फ़िगरेशन की बात आ रही है, तो वो भी ईटीसी के अंदर, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल होती होगी, उसका कुछ पाथ होता होगा। जी हाँ बिल्कुल, तो मैं चलता हूँ उसी पाथ पे। वी आई अभी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसकी आईपी क्या है। आईपी एकदम फ्रेश मशीन में आपको चेक करना है कि आईपी क्या है, तो उसकी कमांड होती है आईपी स्पेस ए, ठीक है। इसका मेन इथरनेट जो है वो ये है। आप देखो तो इसमें दो इंटरफेस है, एक एलो जो कि लूप बैक एडाप्टर कहा जाता है, जिसकी आईपी होती है 127.0.0.1, जो कि आप देख पा रहे होगे /8 लिखा हुआ है इसमें। लूप बैक एडाप्टर की आईपी से हमें कुछ लेना देना नहीं होता। अगर हमें नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराना है, तो हमें उसके दूसरा इंटरफेस जो कि लिखा हुआ है ENP0S3, इसकी अभी आप देखो कोई आईपी नहीं है। इस पर लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, अप, लोअर, अप एंड एवरीथिंग, बट कोई आईपी नहीं दिख रही है हमें। तो इसको हमें आईपी देनी है सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए हमें उससे पाथ पे जाना है, उस फाइल पे जाना है जहाँ से ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसका पाथ होता है ETC, उसके अंदर sysconfig, उसके अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, ये सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं हर इथरनेट की। IFCFG ENP0S3, मुझे इसी में चेंजेस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बूट प्रोटो को DHCP से स्टैटिक करना है। DHCP कुछ नहीं होता। DHCP में क्या होता है कि अगर आप इस मशीन को नेटवर्क पे ला देते हो, तो ये मशीन अपने आप एक आईपी उठा लेगी। वो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये मशीन स्टैटिक आईपी उठाए जो मैं दूँ इसको, ठीक है। तो मैं इसको स्टैटिक लिखूँगा। उसके बाद फिर मुझे इसमें ऑन बूट नो नहीं, मुझे येस चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जब भी मशीन आ पाए तो वो अपने आप नेटवर्क में आ जाए। मुझे ऐसा ना करना पड़े कि मुझे इसको बार बार इसकी नेटवर्क सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़े, या फिर मुझे VLAN में इसको बार बार लाना पड़े। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप ऑन बूट को नो करते हो। ये अपने आप नेटवर्क में नहीं आती, आपको नेटवर्क सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आती है बारी आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस देना है हमें यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा IPADDR, ठीक है। अब मेरे मशीन की आईपी, मैं इसको कम्युनिकेशन में लाना चाहता हूँ अपनी बेस मशीन के साथ, ठीक है। तो मेरे मशीन की बेस आईपी क्या है, मेरे बेस मशीन की आईपी क्या है, पहले मुझे वो देखना पड़ेगा। वो देखने के लिए मैं चलाऊँगा IP config। मेरे बेस मशीन की जो आईपी है वो है 192.168.1.7, गेटवे जो है वो है 1.254, और सबनेट मास्क है ये। तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ देनी है। अब IP 1.7 है, तो मैं ये नेटवर्क ID सेम रखूँगा। आई विल मेक श्योर कि मेरी नेटवर्क ID 192.168.1 ही हो, और उसके बाद जो मेरी होस्ट ID हो वो कुछ भी हो सकती है। बस वो 7 नहीं हो सकती। अगर 7 हुई तो हमारा नेटवर्क क्लैश करेगा। तो 192.168 डॉट, अगर वहाँ पे, हाँ मैंने 1 देखा था, तो 1 डॉट, उसके बाद मैं 10 दे दूँगा। लेट्स सपोज 10 दे देते हैं। वहाँ पे जो मास्क है, यहाँ पे उसको हम, जो सबनेट मास्क है उसको यहाँ पे हम उसको नेट मास्क से
डिफाइन करते हैं 255.255.255 सेम नेटवर्क है, सबनेट मास्क भी सेम होगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे गेटवे देने के लिए, गेटवे भी सेम होगा। DNS दे देंगे हम कि मैंने बोला था कि फाइल में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो हमको उससे रिलेटेड सर्विस को या फिर सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रीस्टार्ट करने के लिए कमांड होती है सिस्टम CTL, सर्विस रीस्टार्ट करने के लिए कमांड होती है सिस्टम CTL। मुझे रीस्टार्ट करना है सिस्टम CTL रीस्टार्ट स्पेस जो भी सर्विस होती है। तो नेटवर्क की सर्विस होती है नेटवर्क मैनेजर। ये सर्विसेज कौन कौन सी होती है ये सब आप पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे जान जाओगे। मैंने रीस्टार्ट कर दिया है और अब मैं IP स्पेस एक ही कमांड चला के देखता हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी IP आ गई है जो मैंने दी थी वहाँ पे, ठीक है। और अगर अब मैं सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि आप देख रहे थे, मैं इसके पहले इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, अब मैं अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कहाँ पे दिक्कत है। मैं एक बार इंटरफेस को भी डाउन करूँगा। मैं इसको अप कर लूँगा। जो इंटरफेस को मैंने IP कॉन्फ़िगर करी है मैं उसी को डाउन करके अप कर रहा हूँ, सो दैट अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो चेंजेस आ जाएं। इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। फाइल और होती है etc_resolve.conf। इसमें भी हमें गेटवे का IP देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेट है, जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हमारी बेस मशीन पर है, वो भी हमें देना चाहिए। एक इंटरनेट की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से भी आ सकती है। देयर आर मल्टीपल रीजंस आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो लेट मी फिगर इट आउट एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करूँगा एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट वाज द प्रॉब्लम। In this kind of scenario the problems take much longer time sometime. So let me see that what happened and why the internet connectivity is not happening. Let me check and let me tell you that why it is not happening. Yeah guys, so I'm back now, and as I can see that yeah, I have done the changes on my virtual machine. I have given the IP what was required, बट जब भी जिसने जिसने भी वर्चुअल मशीन बनाई होगी कभी, दे माइट नो इट कि वर्चुअल मशीन को आपको जो यहाँ से IP आप देते हो, जो भी आप IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देते हो वो तो ठीक है, दिस इज़ ऑल फाइन, इसमें मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करना। लेकिन जो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जहाँ से आपको याद होगा मैंने CD लगाई थी एंड देन इट स्टार्टेड बूटिंग ऑन CD, तो यहाँ से भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं हमें, जो कि मुझे करनी चाहिए। अगर मैं वो नहीं करूँगा तो भी नेटवर्क में कनेक्टिविटी नहीं आएगी। जैसे कि CentOS 1 में मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आप देखोगे। अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, आप नेटवर्क में देखोगे मैंने यहाँ पे ब्रिज एडाप्टर सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। यही एक प्रॉब्लम आ रही थी जो मैंने CentOS 2 में नहीं कर रखी थी, ठीक है। अगर मैं अभी सेटिंग्स में जाऊँ और नेटवर्क में जाऊँ तो देखो यहाँ पे NAT सिलेक्टेड है, एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न वाई माई इंटरनेट इज़ नॉट कनेक्टिंग। अगर मैं यहाँ पे पिंग कमांड करता हूँ, देखो पिंग, गूगल को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ बट अभी पिंग नहीं हो रहा है। बट द मोमेंट आई एम सिलेक्टिंग ब्रिज एडाप्टर ओ हियर एज वेल और इसको ओके करता हूँ, ये सारी चेंजेस इसमें सेव होते हैं, देन आई कम बैक, आई रन पिंग कमांड एंड स्टार्ट पिंगिंग। मतलब ये अब गूगल को रिस्पॉन्स, आई मीन गूगल इसको रिस्पॉन्स कर रहा है। आप जब पिंग कर रहे हो कनेक्टिविटी नेटवर्क से हो गई है। तो इसका सिर्फ इतना ही फ़ायदा नहीं है कि कनेक्टिविटी नेटवर्क से हो गई है, इसका और भी बहुत सारा फ़ायदा है कि यू डोंट नीड टू जंप ऑन टू द कंसोल नाउ
अगर आपके पास पुट्टी सॉफ्टवेयर है और वहाँ से आपने मशीन कंसोल से ऑन कर रखी है, तो आप मशीन को यहाँ से रिमोट पे ले सकते हो, एसएसएच कर सकते हो, ठीक है। 168.1.10 जैसे ही मैंने ये किया, पहली बार में कई बार नहीं आती है, लेट मी टेक अ डुप्लीकेट सेशन एज वेल। आ गई है, अब इसके बाद मुझे कोई भी आपको प्रैक्टिकल कराना है, और इवन इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर मशीन, it's quite easy to work on putty. I mean, it's very easy. If you talk about, if you compare it with the console, you may get some problem. You may feel stuck sometimes, but in putty you won't feel that. आपको कुछ कॉपी करना है, बहुत सारी feasibility है पुट्टी में काम करने में. You just select it, and when you go back to your notepad and you try to paste it, आपने बस select किया, वो अपने आप कॉपी हो गया. You can paste it anywhere now. और बहुत सारी feasibility है पुट्टी के साथ काम करने की. आपकी स्क्रीन थोड़ी सी अच्छी दिखती है. यू फील नाइस वर्किंग ऑन पुट्टी. आई रिकमेंड कि आप अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर लें जब आप लिनक्स इंस्टॉल करें, और उसके बाद आप पुट्टी पे ही काम करें. यू विल फील ईजी. ओके, नाउ जैसे कि मेरा नेटवर्क रनिंग है, आईपी कॉन्फ़िगर हो गई है, और यही एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था, हाउ यू कैन मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन टू मशीन. अभी यहाँ पे आपके पास दो मशीन है, एक आपकी आपकी खुद की मशीन जो फिजिकल मशीन है आपकी, और एक आपकी है कंसोल की मशीन, ठीक है, जो आपने यहाँ से कंसोल से रेडी करी है. यानी कि वो मशीन जो कि मैंने पुट्टी पे अभी लॉगिन करी हुई है. यहाँ पे दो मशीन है, एक मेरी फिजिकल मशीन जिसकी IP 1.7 थी, और एक ये मशीन है जिसकी IP 1.10 है, ठीक है. अब चूँकि इसमें इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, तो हम इंस्टॉलेशन वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम यम अपडेट करेंगे. यम अपडेट कमांड किस लिए होती है? आपके OS पैच अपडेट करने के लिए. जैसे विंडोज़ में अपडेट आते हैं, हमें यहाँ पे भी अपडेट्स करने पड़ते हैं, ठीक है, मैनुअली अपडेट करने पड़ते हैं. यम अपडेट चलाएंगे और यहाँ पे हमारा अपडेट चालू हो जाएगा. यानी कि हमारे पास जितने सॉफ्टवेयर हैं, जो भी हमारी रिपोजिटरीज हमारे मशीन पर हैं, वो इंटरनेट से, सेंटोस की ऑफिशियल साइट से, जो भी सॉफ्टवेयर्स में, यूटिलिटीज़ में जो भी नए अपडेट्स आए हैं, उनको वो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड करके लिख दे जाएगी. हमारी सारी रिपोजिटरीज अपडेट हो जाएंगी. देन अगर हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, जैसा कि आई वाज शोइंग यू दैट इफ़ यू हैव टू इंस्टॉल समथिंग, अब ये देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि दीज आर द अपडेट्स विच हैव कम, 9 पैकेजेस टू बी इंस्टॉल्ड एंड 204 पैकेज टू बी अपग्रेडेड, राइट. तो आप येस पे कर देना. पूछ रहा है दिस इज़ ओके, आई मीन इज दिस ओके, सो डू यू वांट टू से येस और नो. आप वाई लिख करके एंटर मार दो, इट विल बी प्रोसेसिंग लाइक दैट. ओके, उसके बाद अब इसके बाद आपको जो भी चीज़ आप इंस्टॉल करोगे, मे बी अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी इंस्टॉल करना चाहते हो, तो वो बिल्कुल लेटेस्ट उसका वर्जन इंस्टॉल करेगा, बिकॉज योर रिपोजिटरी हैज़ बीन अपडेटेड ऑलरेडी. ये यहाँ पे हम अपना OS पैच, यानी अपनी रिपोजिटरी, एवरीथिंग इज़ बीइंग अपडेटेड. जैसे ही आप कुछ नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, वो एकदम न्यूली वर्जन इंस्टॉल होगा. तो अभी हम इसके बाद विम इंस्टॉल करेंगे, एंड आई विल शो यू कि विम का भी जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल VI के जैसा है. So guys, till the time it is happening, I would request that if you are liking my effort, I would say that please like my channel, comment your doubts, share with others who want to learn, and please subscribe my channel. I'll definitely be there for all help, whatever you like. I mean, if you have any doubt, I gave my personal ID as well in my last session, so you can drop me an email one to one whenever you have any problem related to Linux. I'll be coming with more sessions, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिनक्स में बतानी है. ये भी बहुत बेसिक सेशन चल रहा है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन सिंपली टाइप इन द कमेंट्स और ड्रॉप मी एन ईमेल पर्सनली. I'll definitely try to look onto that and reply you. Okay? So let the updates be finished. I'll come back with uh, uh, the other thing, that how you install the softwares on the machine. Okay. So guys, the patch update has been performed and it has been completed perfectly. Patch is done. So now we'll move on to the software installation. यहाँ पे अभी मुझे सिर्फ एक utility vim की install करनी है, and that is what I'll be installing, and I'll show you that how you install the software in Linux. But if I talk about the patch update, whenever you work on production, आपको सबसे पहला काम यही करना होता है कि आप नेटवर्क कनेक्टिविटी में मशीन को लाते हो, एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू परफॉर्म द पैच अपडेट एट द
very first, because until unless you don't do that, you will not be able to have the, you know, latest version of the softwares on your machine. So make sure that you are updating your machine, your fresh machine, once you install OS and get into the machine. अगर आपको नहीं पता है कि हम यू नो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, मैंने उसको आई बटन पे डाल दिया है, यू कैन चेक इट एंड यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स एंड हाउ यू कम ऑन टू दिस विंडो. ग्रेट, सो लेट मी इंस्टॉल विम. इसके लिए कोई भी यूटिलिटी इंस्टॉल करना होता है हमें, तो हम लिखेंगे यम इंस्टॉल इन द नेम ऑफ द यूटिलिटी. जैसे कि मैंने पैच अपडेट किया था, उस पर मैंने लिखा था यम अपडेट, एंड आफ्टर दैट उसमें येस और नो का प्रॉम्प्ट आ गया था, वेदर यू वांट टू क्लिक, आई मीन वेदर यू वांट टू टाइप येस, वाई और एन. तो मैं नहीं चाहता कि वो प्रॉम्प्ट आए और ये ऑटोमेटिकली येस हो जाए, तो मैं उसके आगे यम इंस्टॉल स्पेस विम के आगे स्पेस देकर -y दे दूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ भी येस की रिक्वायरमेंट होगी, ये अपने आप येस करता चला जाएगा. See, it did not ask you whether you want to do it or not, and no yes or no. It automatically went out and installed. I mean, it is in the process right now. It is installing one. Verifying and complete. So Vim अभी इंस्टॉल हो गया है. वही काम जो मैं VI से करके दिखा रहा था आपको, अब मैं Vim से करके दिखा रहा हूँ. आप देख सकते हो Vim एडिटर भी बिल्कुल सेम है, बस Vim is the you can say modified version. So I'm closing it here right now, and I'll come up with next videos which will be giving you more knowledge on Linux. उस पे मैं और वीडियोस डालूंगा and you'll get to learn more things. चलते चलते मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा that you please do subscribe my channel, so that if I upload new videos, you may be able to uh, get them and you don't miss out anything. Okay, with this I would wish you a wonderful time ahead and see you next time. Bye bye.